हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द एडुमिलियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय आदित्य आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा और विश्वास करता हूं दोस्तों आप लोग स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं, मस्त हैं। आप लोग के पढ़ाई लिखाई का भी काम बहुत अच्छे से चल रहा है दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम लोग आज अपने सेट नंबर 13 को। और हाँ दोस्तों, कल की जो वीडियो थी उसमें जो माइक की वजह से उसमें जो वॉइस थी थोड़ा सा उसमें धुंधली सी आ रही थी ना, वह फंस के आ रही थी, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हो सकता है कि आगे से वैसी दिक्कत नहीं होगी। वह कल दिक्कत हो गई थी माइक की वजह से, है ना। तो चलिए आज ऐसी दिक्कत नहीं आ रही होगी। आई होप आप लोग सुन रहे हैं जैसा कि स्पष्ट होगी। तो एक बार दबा के शेयर कर दीजिए दोस्तों तक भी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन जो पहला पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों यहाँ देखने वाली यह बात होगी कि जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि निम्नलिखित में मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक ना, नहीं है। देखिए, समानता या समता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 14 से 18 तक चलता है, यह तो हमारा क्या है, यह तो हमारा मौलिक अधिकार है ना। शोषण के विरुद्ध अगर अधिकार हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 23 है वह 24 है ना। 23 में कहता है मानव के दुर्व्यापार, बालाश्रम और बेगारी की बात की जाती है प्रतिषेध लगाने की। और 24 में होता है 6 से 14 साल तक के बच्चों को कल कारखानों में नहीं लगाएंगे, उस पर प्रतिबंध लगाता है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अगर देखा जाए दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक चलता है, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये सब क्या है, ओवरऑल ये मौलिक अधिकार है। किंतु देखिएगा ऑप्शन नंबर जो सी आपको दिख रहा है, ये हड़ताल करने का जो अधिकार दे रखा है आपको, ये हड़ताल करने का अधिकार, यह आपका मौलिक अधिकार नहीं है। आप हड़ताल करते हैं वह बात अलग है। वह क्या होता है, वह कानूनी अधिकार होता है, ठीक ना। वह कैसा अधिकार होता है, वह दोस्तों कानूनी अधिकार होता है, न कि मौलिक अधिकार। वह कानूनी अधिकार होता है। आप हड़ताल करते हैं, ये आपके मौलिक अधिकार में कहीं नहीं कहा गया है कि आपका ये मौलिक अधिकार आप हड़ताल कर सकते हैं, ठीक ना। तो निम्नलिखित में से जो मौलिक अधिकार नहीं है वो हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी सारे आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखे जाते हैं, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे अगर आपसे बात की जाएगी, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये मिसप्रिंट होने की वजह से ये इसका दूसरे साइड नहीं दे पाया है। फिर भी हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है, अनुच्छेद 17 में क्या होता है। अनुच्छेद 17 में देखें दोस्तों, यह क्या होता है, इसमें अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई है ना। अनुच्छेद 17 जो होता है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है ना, अंत करता है, अस्पृश्यता का अंत करता है अनुच्छेद 17। एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसका दूसरा पार्ट नहीं दिया है, दूसरे साइड जो मिलान करने वाली जो होती है जगह नहीं दिया है, और हम लोग फिर भी समझेंगे। ये जो अनुच्छेद 21 होता है, समझ लेते हैं कि राइट टू लाइफ है ना। क्या है, राइट टू लाइफ, यानी कि निजता का अधिकार, यानी कि जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 24 में देखेंगे 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए कल कारखानों में लगाएंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। और अनुच्छेद 29 जो होता है अल्पसंख्यकों के बारे में बात करता है, अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति की रक्षा करने की बात करता है, ठीक ना। अनुच्छेद जो होता है यह अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए अनुच्छेद 29 संरक्षण प्रदान करता है। इस तरह से ये क्या है, हमारे मौलिक अधिकार के ही सभी पार्ट हैं, ठीक ना। अनुच्छेद 17, 21, 24, 29 इसमें जो बातें की हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया अच्छे से, ठीक। चलिए आगे देखते हैं जो हम लोग का अगला क्वेश्चन होगा। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया आपको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। बिल्कुल सही। भारत क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, हमारे अपने डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेटिक हमारी कंट्री है। यह बात बिल्कुल सही है। और देखते हैं, भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य। बिल्कुल सही। भारत क्या है, भारत एक प्रभु संपन्न देश है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि भारत एक क्या है, प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है। यह भी बात बिल्कुल सही है। हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये सारी बातें देखने को मिल जाती हैं। भारत एक लोकतांत्रिक समाज है। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक समाज है कि नहीं है, यह मायने रखता है कि आपके विचार पर। क्या आप मानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक समाज है। कुछ लोग मानते भी हैं और कुछ लोग नहीं भी मानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक समाज है। मगर यहाँ हम लोग को ये देखना होगा कि अब आयोग क्या मानता है। तो आयोग जो दोस्तों मानता रहा है भारत को एक पॉजिटिव वे में रखा जाएगा, तो भारत में एक लोकतांत्रिक समाज है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि लोकतांत्रिक समाज अभी नहीं है। तो मगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे आयोग जो पूछता रहा है क्वेश्चन, आयोग की जो मंशा रही है वो भारत में लोकतांत्रिक समाज है, यह कहा गया है उसके द्वारा। तो हम लोग कहेंगे भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। दोस्तों भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान का जो DPSP होता है, भारत एक कल्याणकारी राज्य की बात ही करता है ना।
भारत क्या है, एक कल्याणकारी राज्य है, तो इसकी बात ही हो जाती है हमारे भारतीय संविधान के जो भाग 4 होता है DPSP में, तो भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो इस तरह से हम लोग इसको भी देख लेते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारा यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, ये 4 ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे, है ना। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी और चौथा भी। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, यानी कि उपरोक्त चारों सही हैं। क्या है, ये उपरोक्त चारों सही हैं। तो उपरोक्त चारों में से कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आपको किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों अगर नए हैं, नए चैनल को सब्सक्राइब किए तो दोस्तों तक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम लोग बहुत जल्द अगर लाइव वगैरह होंगे या फिर जैसी नई वीडियो जाएगी तो आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों तक भी शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्नेह बनाए रखिए, सपोर्ट करते रहिए। ये आपका अपना खुद का चैनल है ना। चलिए देखते हैं बहरहाल आगे। और हाँ, जो टेलीग्राम पे आप में से ढेर सारे लोग टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक इसके नीचे दिया गया है, देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आपको मिल जाएगा आपके टेलीग्राम का लिंक, और वहाँ जाके क्विज भी कर सकते हैं खूब अच्छे से, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। टेलीग्राम से मतलब ये होता है कि जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें टेलीग्राम मिल जाएगा, तो आप बहुत आसानी से वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आपको बहुत सारी क्विज कराई जाती हैं ऐसे क्वेश्चन की, और खूब इंजॉय करके आप कर सकते हैं वहाँ पर। क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार प्रदान है। यानी कि जो संयुक्त अधिवेशन की बात की जा रही है, यह राष्ट्रपति के पास अधिकार दिया गया है। तो किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं कि संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। जैसे मानिए कि कोई अगर विधेयक है, वह विधेयक जैसे लोकसभा राज्यसभा में जाता है और उन दोनों में से सहमति नहीं बन पाती है, दोनों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो देखेंगे जैसे साधारण विधेयक होता है, तो जबकि धन विधेयक पे संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है, ये भी ध्यान होगा। तो जैसे ये संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, तो इस संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। कौन बुलाएगा, तो ये राष्ट्रपति बुलाएंगे संयुक्त अधिवेशन को। किंतु उसकी जो अध्यक्षता करेंगे वह कौन करेंगे, उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बुलाने का प्रदान किया गया है अनुच्छेद 108 में, ठीक है। आपका क्वेश्चन के कारण तो आपका बन गया 108, यानी अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। मगर इसकी जो अध्यक्षता करते हैं, मज़े की बात यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बनाया जाता है ना। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं, अध्यक्षता जो करेंगे वह करेंगे लोकसभा के स्पीकर, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसकी जो अध्यक्षता होती है लोकसभा स्पीकर करते हैं। और यह जो बात कह दी गई है कि लोकसभा के स्पीकर इसकी अध्यक्षता करेंगे, यह 118 आर्टिकल में की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार अच्छे खासे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे अच्छे खासे का मतलब सिविल वगैरह में, स्टेट PCS वगैरह में, RO जैसे एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, जैसे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परीक्षा हो गई। तो ऐसे अनेक जगहों पे आपको देखने को मिल जाता है कि जब संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं तो राष्ट्रपति बुलाते हैं निसंदेह, तो वह 108 के आर्टिकल का सहारा, यानी 108 में कहा गया है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। मगर उसकी जो अध्यक्षता करते हैं, अध्यक्षता जो करेंगे लोकसभा के स्पीकर करेंगे, और ये बात जो की गई है आर्टिकल 118 में, यानी कि 118 में की गई है, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। निवारक निरोध का अर्थ है, देखिए निवारक निरोध का अर्थ क्या होता है दोस्तों, पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाना, या पूछताछ के बाद हिरासत में लेना, या पूछताछ के बिना हिरासत में लेना, या संज्ञेय अपराध के लिए निरोध। देखिए जैसे निवारक नज़रबंदी होती है ना, निवारक नज़रबंदी का मतलब ये होता है, जैसे निवारक नज़रबंदी में आप अपराध अभी नहीं किए हैं, उसके पहले ही आपको मतलब कि संशय या संदेह की स्थिति में आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, वह होती है निवारक नज़रबंदी। और दंडात्मक नज़रबंदी एक होती है। दंडात्मक नज़रबंदी के तहत व्यक्ति अगर अपराध कर दिया होता है, उसके बाद उसे गिरफ्तार किया जाता है, तो कहा जाता है कि दंडात्मक नज़रबंदी की गई, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन निवारक निरोध का अर्थ जो होता है पूछताछ के बिना हिरासत में लेना, ठीक ना। क्या होता है, पूछताछ के बिना हिरासत में लेना। आपका ऑप्शन नंबर जो बनेगा दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही होगा कि पूछताछ के बिना हिरासत में लेना, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिदिन आपको ये 10 से 15 क्वेश्चन जो दिए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के एग्ज़ाम से कंडक्ट करे गए जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं, बनाए गए हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पे कलेक्शन ला कर रखा जाता है, ठीक ना। तो निम्न में से कौन सा ब्रिटिश शासन की देन है, जो ब्रिटिश शासन की देन है, सचिवालय। देखिए हमारे यहाँ जो सचिवालय व्यवस्था वगैरह बहुत पहले से आती रही। ये सचिवालय व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो अंग्रेज़ों की देन है ना। सचिवालय व्यवस्था हमारे यहाँ किसकी देन है, जैसे UPSC वगैरह बहुत पहले हुआ करते थे, वो किसकी देन है, तो यह ब्रिटेन की देन है ना, ब्रिटिशर्स की देन है, ये बात सही है। लोक सेवा आयोग UPSC हम अभी बात की, UPSC वगैरह की देन किसकी है, ये ब्रिटेन की देन है, यानी कि ब्रिटिशर्स की देन है, ठीक है। अब बात करते हैं कि विधि का शासन। देखिए विधि का शासन देखिए का रूल और रेगुलेशन जो लेकर कौन आया था, तो यह
विदेशी यानी कि ब्रिटेन से आया था। हमारे यहाँ जो रूल लॉ जो होता है ये सब कहाँ से आया था? ब्रिटेन से। और हम लोग अगर बात करेंगे, देखेंगे संविधान के स्रोत में, तो विधि का जो शासन है हमारे संविधान में लिया ही गया कहाँ से है? ये भी खुद ही ब्रिटेन से ले लिया गया है। डायरेक्ट कहाँ से ले लिया गया है? ब्रिटेन से ले लिया गया। तो विधि का शासन कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। सचिवालय व्यवस्था किसने शुरू किया था? अंग्रेजों ने शुरू किया था, यानी ब्रिटिशर्स ने किया था, ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था। लोकसेवा आयोग का देखेंगे, ये यूपीएससी वगैरह किसने शुरू किया था? ये ब्रिटिश ने किया था। जो वित्त आयोग की बात की जाए, ये वित्त आयोग संबंधित जैसा कोई प्रावधान ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ नहीं किए थे, उनके एक कोई ताल्लुकात नहीं है। तो वित्त आयोग जो है क्या है? एक हमारे एक संवैधानिक निकाय है। क्या है ये? एक संवैधानिक निकाय है और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित है। कहाँ पे है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो होता है अनुच्छेद 280 में, ठीक है, अनुच्छेद 280 में ये वर्णित है। ये वित्त आयोग की बात होती है। इस प्रकार हम कहेंगे कि पहला, दूसरा और चौथा है, तीसरा नहीं, पहला, दूसरा और चौथा आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिख रहा है? पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या होगा? आपके पहला, दूसरा और चौथा जो होता है यह ब्रिटेन की देन है। बाकी का वित्त जो आयोग है 280 आर्टिकल में रखा गया, ये हमारे संवैधानिक निकाय है, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, निम्नलिखित में से कौन एक नीति के निदेशक तत्व हैं? निम्नलिखित में से कौन एक नीति के निदेशक तत्व हैं? तो देखते हैं दोस्तों, विधि के समक्ष समानता देखेंगे। विधि के समक्ष अगर समानता, तो भारतीय संविधान के जो हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार को जो हम लोग पढ़ते हैं भाग 3 के अंतर्गत, तो विधि के समक्ष समानता की हमारी जब बात आ जाती है तो हम पहले इसे देख लेते हैं। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल होता है 14, कहाँ पे की गई ये बात? ये हमारे भारतीय संविधान का जो आर्टिकल होता है 14 में विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण भी है, ठीक ना। यह दो पार्ट हमारे देखने को मिलते हैं आर्टिकल 14 में। धर्म की स्वतंत्रता हम लोग अभी बात ही कर रहे थे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हमारे धर्म की स्वतंत्रता चलती है। कहाँ पे? आर्टिकल 25 से लेकर कहाँ तक चलती है? तो 28 तक चलती है धर्म की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल हमारा होता है 19। क्या होता है? आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता होती है। और मीडिया को ही हम लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ चौथा स्तंभ कहा गया है ना, मीडिया को ही हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। समान कानून संहिता दोस्तों ये हमारे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में नहीं है। कहाँ पे है दोस्तों? तो ये आर्टिकल जो होता है 44 यानी कि समान नागरिक संहिता का मतलब होता है कि सभी रूल रेगुलेशन एक तरह से होंगे। तलाक, शादी, विवाह, गोद लेना जैसी प्रक्रिया एक समान रूप से होगी, जो कि गोवा में लागू है और हाल फिलहाल में इसमें करंट का मुद्दा और चर्चा बना हुआ है उत्तराखंड, है ना। तो यहाँ पे समान कानून संहिता ये आर्टिकल 44 में है, यानी कि ये कहाँ पे है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो ये आपका बात बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बाकी को हम लोग खंडवार देखे हैं, अच्छे से बिंदुवार क्या किए हैं, इसको पोस्टमार्टम किए हैं। तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो होगा दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहा जाएगा कि विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने किसको है? यानी कि विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? जैसे कोई विधि है उसके प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श अगर लेने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को या उपरोक्त सभी को। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको देखेंगे बिल्कुल सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को, ठीक ना। किसको है? तो ये राष्ट्रपति को है। कैसे? देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो होता है 143, याद है ना आपको? 143 है ना। यह भारतीय संविधान का जो आर्टिकल होता है यह हमारे राष्ट्रपति को एक अनुमति देता है, राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से यह परामर्श ले सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकते हैं? ये परामर्श कर सकते हैं कि नहीं, क्या मामला है, क्या यह विधि सही है या गलत है, क्या है, परामर्श मांग सकते हैं। ये अनुच्छेद 143 में कह दिया गया है कि आप क्या करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। मगर यहाँ किंतु एक बात याद रखिएगा, यह जरूरी नहीं है कि यह इनको सलाह दे ही दे। सुप्रीम कोर्ट ऐसा जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इनको क्या करे, सलाह दे ही दे। सलाह नहीं भी दे सकती है। और ऐसी भी बात नहीं है कि अगर वह सलाह दे भी देती है तो राष्ट्रपति उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य हो जाएं, ऐसा भी नहीं है ना। ये क्या है कि ऐसा नहीं है कि वो अगर सलाह मांग दे तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देगी ही देगी, ऐसा कोई बाध्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट। और नहीं राष्ट्रपति बाध्य है कि अगर सुप्रीम कोर्ट सलाह दे दी तो उनको मानना ही मानना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। हाँ, जैसे कि आप देखेंगे 1992 में बाबरी मस्जिद केस में हुआ भी था, राष्ट्रपति मांगे थे सलाह, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली थी। तो ये हो सकता है विवेक के अनुसार वहाँ पर सलाह दे भी जा सकती है, नहीं भी दी जा सकती है। मगर यह बात कहाँ पे की गई है? तो आर्टिकल 143 में की गई है और ये राष्ट्रपति के पास ये अधिकार दिया गया, यह सलाह ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर।
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा हम लोग का, आर्टिकल 301 में उल्लिखित संपत्ति का अधिकार। देखिए कितना अच्छा प्रश्न आ गया आप लोग के सामने, है ना। जो संपत्ति का अधिकार जो है हमारा, देखेंगे कि 300A में उल्लिखित है। संपत्ति का अधिकार क्या है? मूल अधिकार है, विधिक अधिकार है, गैर विधिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है। तो दोस्तों यह क्या है हमारा वर्तमान में? यह क्या है? विधिक अधिकार है। यह क्या है? विधिक अधिकार, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? यह लीगल राइट है, ठीक है ना। क्या है? यह लीगल राइट है। देखिए थोड़ा इसके बारे में कुछ फैक्ट है। देखिए पहले ये क्या हुआ करता था, हमारे संविधान के मूल अधिकार में इसे रखा गया था, आर्टिकल 31 में रखा गया था। कहाँ पे ये रखा गया था? आर्टिकल 31 में। ये मूल अधिकार के अंतर्गत यह क्या था? यह विदित था मूल अधिकार। अब संपत्ति के अधिकार को इसे भारतीय संविधान का जो एक 44वां संविधान संशोधन होता है, ठीक ना, एक 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। इस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस आर्टिकल यानी 31 के तहत जो दिया गया संपत्ति का अधिकार था, इसे निकाल कर क्या कर दिया गया है? अब विधिक अधिकार कर दिया गया। और रखा कहाँ पे गया? तो भारतीय संविधान के भाग 12 में रखा गया। कहाँ पे रखा गया है इसे? भाग 12 के अंतर्गत 300A या 300Q के तहत इसे लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और कौन सा संशोधन होता है? तो 44वां। और कब होता है? 1978 में होता है, ठीक ना। तो हमारा आज क्या है? संपत्ति का अधिकार। यही संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से निकलता है। तो मौलिक अधिकार हमारे 6 बचते हैं, नहीं तो हमारे मौलिक अधिकार 7 थे इसको लेकर, और ये निकल जाता है। और निकलने के बाद मौलिक अधिकार 6 बच गए हैं और इसे रख दिया गया है भाग 12 में। और यह एक आज विधिक अधिकार के रूप में देखने को मिलता है, ठीक ना। आइए, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छे से स्पष्ट हो रही होंगी। क्योंकि अगर थ्योरी वगैरह रखी होंगी तो बहुत अच्छे से नहीं भी की होंगी, तो आपको बहुत यहाँ पे जो चीज़ें दी जा रही हैं बहुत ही आसानी से दी जा रही है ना, बहुत ही आसानी से। तो चलिए देखते हैं, आप बहुत आसान भाषा में इसे समझने की कोशिश करेंगे तो समझ ही जाएंगे। आइए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? देखिए भारतीय संविधान के आरंभ में, कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, क्वेश्चन कितने भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो दोस्तों यहाँ पे आप पहले तो 395 आर्टिकल कहीं दिख नहीं रहा है, तो यहाँ में प्रिंट हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? 395 थे। आज भी कितने हैं? तो आज भी कहेंगे कि एज इट इज ही हैं, एज इट इज ही हैं। कहने का मतलब 395 ही हैं। और उसके बाद जब गणना की दृष्टि से अगर पूछा जाता है आपसे कभी कि गणना की दृष्टि से कितना है, तो उसके बाद 400 प्लस बताते हैं, 450, जो भी बताते हैं, 452, 448 जो भी है ना। मगर हमारे संविधान के अनुच्छेद अभी भी 395 एज इट इज ही हैं। उसमें जो क्लास जोड़ा जाता है, ABC खंड करके जोड़ा जाता है, उसको अगर गणना की दृष्टि से देखेंगे तो 400 के पार जाता है, 450 के आसपास, ठीक ना। तो हमारे मूल संविधान में भी 395 थे, आज भी 395 है। गणना की दृष्टि से कहेंगे तो 400 के पार बता सकते हैं, जो भी डाटा मिलता है, करंट डाटा, ठीक। और उसके बाद जो भाग थे हमारे भारतीय संविधान में, भाग जो थे मूल संविधान में 12 ही थे, वो भी आज 12 ही हैं। वो जब 4 का 9 का देखते हैं पढ़ता है, तब जाकर कितना कहते हैं? 25 कहते हैं। और हाँ, अनुसूचियाँ की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो ये अनुसूचियाँ जो थी हमारे भारतीय संविधान, जो मूल संविधान था उसमें 8 थी, और वर्तमान में बढ़कर कितनी हो गई है? अनुसूचियों की जो संख्या हो गई है आज के डेट में 12 हो गई है, ठीक ना। आज हमारे यहाँ अनुसूचियों की जो संख्या होती है बढ़कर कितनी कर दी गई है? 12 अनुसूचियाँ हो गई है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रही हैं चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात की जा रही है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखेंगे कि सरकार की एक प्रणाली, लोग सिविल सेवक चुनते हैं, लोग सीधे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं? नहीं, लोग देश की नीति निर्माण का प्रशासन में सीधा भाग लेते हैं। सरकार अधिकारी विभिन्न नियुक्तियों पर लोग सलाह देते हैं। देखिए यह देखेंगे कि अगर डेमोक्रेसी यानी कि देखेंगे डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी 2 प्रकार की होती है ना। क्या होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और एक क्या होती है? एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसमें क्या होता है कि लोग क्या करते हैं? देश के नीति निर्माण प्रशासन में सीधा भाग लेते हैं। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा? यह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जहाँ होती है वहाँ के लोग क्या होते हैं? अपने जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुनाव करते हैं। तो ये हमारे यहाँ जैसे क्या है, हमारे भारत में क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हमारे यहाँ देखेंगे कि हम अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं और हमारे प्रतिनिधि ही जाकर वहाँ पे क्या करते हैं? हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारे देश के लिए, हित के लिए, हमारे हित के लिए जो काम करते हैं वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं। तो हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक आधा ऐसे देश हैं, तो वहाँ के लोग जो होते हैं देश के नीति निर्माण और प्रशासन में सीधा भाग लेते हैं। ये होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में बेसिक डिफरेंस, ठीक ना। आई होप कि ये चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं दोस्तों तो एक बार लाइक करिएगा, शेयर करके दोस्तों तक भी पहुँचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा। आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखेंगे दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग कल अपने नए नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज के साथ, नेक्स्ट सेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।
और बिंदास रहिए। मिलते हैं फिर कल। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।